लोग यादव रैली करता है, कुर्मी लोग कुर्मी रैली करता है। आप जो भी है अररिया में एक कुल्हैया रैली कीजिए ताकि वहाँ के लोगों में मोटिवेशन हो और वो देखे कि हाँ हमारे ग्रुप में कोई आरक्षण मांग रहा है तो आपको फील्ड सपोर्ट मिलेगा। तो अररिया में हम लोग 94 में जो है एक कुल्हैया रैली की। पहले तो सबको जोड़ना चाहे हम लोग, क्योंकि उससे पहले पुकार युद्ध फ्रंट बनाए थे। हम लोग सोचे कि इस इलाके में जो भी मुस्लिम है सब बैकवर्ड है, उसमें सुजापुरी हो, कुल्हैया हो या शेरशाबादी हो। शेखड़ा को तो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गजेटिया, वहाँ कुल्हैया बिरादरी का जिक्र आया है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं आज आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने कुल्हैया बिरादरी के लिए बहुत काम किया, उनके विकास के लिए बहुत काम किया, उनकी रिजर्वेशन के लिए बहुत काम किया। हमारे साथ मौजूद है कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल कमर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत था कि आप हमारे यहाँ आए। कुल्हैया जो बिरादरी है सर, उनका क्या इतिहास रहा, क्या कुछ है, थोड़ा सा उस पर आप रोशनी डाल दीजिए सर। जी, कुल्हैया बिरादरी का इतिहास का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले फ्रांसिस बुकानन 1805 में एक किताब लिखा था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गजेटिया, वहाँ कुल्हैया बिरादरी का जिक्र आया है। उसके बाद डॉक्टर हसन अस्करी साहब बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने अपने कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में कुल्हैया बिरादरी के बारे में लिखा है और वो कहा है कि कुल्हैया बिरादरी जो है ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के वंशजों में से है और मोहम्मद बिन कासिम के फोर्स के साथ साथ सिंध पर जब आक्रमण हुआ था, वहाँ का राजा दाहिर था, तो ये कुल्हैया एक सेना के तौर पर वहाँ आया था। सिंध के आक्रमण के बाद फिर वो लोग उसी एरिया में रह गया। बाद में जब गुजरात पर फिर आक्रमण हुआ तो ये लोग आर्मी के तौर पर गुजरात गया। ये कौन लिखते हैं सर? हसन अस्करी साहब। डॉक्टर हसन अस्करी साहब। अच्छा अच्छा। उसके बाद पीसी राय चौधरी का भी है इसमें, ओमेली का भी है, 2 अंग्रेज राइटर भी है। तो मेन डिटेल जो है कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो है डॉक्टर हसन अस्करी और सैयद क़यामुद्दीन साहब, जो अभी इम्तियाज़ साहब बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके फादर हैं। ये दोनों बहुत बड़े इतिहासकार थे। इनके किताब में डिटेल जो हमारे पास भी है उसमें लिखा हुआ है बहुत डिटेल से कि ये लोग सिंध आए, सिंध से गुजरात आए, गुजरात से अकबर के रीजन में जो है ये लोग पटना फोर्ट जो है, पटना किला को फतह करने के लिए 1574 में इन लोगों को सेना के तौर पर यहाँ बिहार लाया गया। बिहार में एक किला फतह हुआ। उनके बाद ये लोग बिहार के अगल बगल में, कुछ लोग बिहार शरीफ में, कुछ लोग पटना के अगल बगल फतुहा वगैरह में ये लोग आबाद हो गए। फिर बाद में 17वीं शताब्दी के टाइम में नेपाली से कुछ मामला आया। उस वक्त नेपाल का बॉर्डर जलालगढ़ के नज़दीक था, इसलिए उसको जलालगढ़ किला कहा जाता था। वहाँ पर फिर ये लोग सेना के तौर पर यहाँ आया और नेपाल को हरा करके जोगबनी कर दिया। उस वक्त जोगबनी का नाम जंगबंदी था। अच्छा, ये किन लोगों से ये लड़ाई हो रही थी? नेपाल वालों की? नेपाल वाला और प्लस मुगल के जो आखिरी वंशज वगैरह थे, जिसमें कुली कुतुब खां वगैरह ये सब थे। मुर्शिद कुली कुतुब खां बंगाल के गवर्नर वो थे। उन्हीं के टाइम में जो है ये लोग यहाँ आए और ये आहिस्ते आहिस्ते जब ये मुगल का शासन ख़त्म हो गया, इन लोगों की नौकरी चली गई, तो ये यहाँ के लोकल पीपुल में जो है मिल गए। कहा जाता है कि एक आबादी उस वक्त ट्राइबल की थी जिसको कोल जनजाति कहा जाता है। बिल्कुल सर। तो कोल जनजाति से बहुत से जो हम लोगों के रीति रिवाज है वो मिलता जुलता है। जैसे मुंडा, उनका एक तस्वीर होता था जो हम लोग भी, सूपा जो होता है फटकने वाला, उसमें लाइन दे करके मुंडा का तस्वीर दिया जाता है। तो ये सब चावल वाल जो फटकने के लिए होता है, फटकने के लिए, या गोबर वगैरह गोइठा वगैरह का है, या आंगन आज भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है गोबर से आंगन को साफ करता है। ये कल्चर कुछ उन लोगों का जो है हिंदू और ट्राइबल का कल्चर हम लोग यहाँ एक ज़माने से आ रहा है जो आज तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर अच्छा एक बात बताइए सर, आपने जो है इस कम्युनिटी के लिए आपने बहुत कुछ किया, उसके रिजर्वेशन के लिए बहुत कुछ किया, तो आपके रिजर्वेशन की थोड़ी सी कहानी बता दीजिए, किस तरीके से इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला है सर? रिजर्वेशन के लिए सबसे बड़ी ये बात है कि हम लोग पटना में पढ़ रहे थे, देख रहे थे हमारे सामने हमसे कम नॉलेज वाला लोग आता था, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर के बन के चला जाता था। हम लोगों का किसी का 3 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का आधा नंबर से छूट जाता था।
और हम लोग प्रेरित रहते थे कि अगर ये काम हमारे पूर्वजों ने कर देता, तो जैसे अंसारी में था और दुनिया में था और बहुत सी बिरादरियों में आरक्षण मिला हुआ था, तो वो लोग बेनिफिट ले रहे थे। तो हम लोगों को लग रहा था कि कोई ऐसा मौका आता तो हम लोग भी ऐसा करते। इस सिलसिले में हुआ क्या कि बिहार में कई आरक्षण नीति जब ये हुआ, तो सबसे पहले आरक्षण का इतिहास है कि अंग्रेज जो है 1931 में ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3, जिसमें गांधी जी अम्बेडकर वगैरह में झमेला हुआ था। तो अम्बेडकरवादी को उस वक्त आरक्षण दिया गया था कि आपको इतना इतना आरक्षण दिया जाए, आप लोग अलग पार्टी मत बनाइए, कांग्रेस के साथ ही रहिए। आज़ादी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का के लिए एक चैप्टर ही हुआ। उनके बाद अब अगर सेंटर में नहीं दे के हर स्टेट में आरक्षण हुआ, तो यहाँ सबसे पहले कपूर आयोग बना। कपूर आयोग जो है अपना अनुशंसा सरकार को दिया, वो लागू हुआ। फिर कर्पूरी आयोग बना, कर्पूरी आयोग का भी अनुशंसा लागू हुआ, उसमें अत्यंत पिछड़ी इस तरह का था। उनके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सबसे पहले ये लोग, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनका अपना ये था कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम जो है सेंटर लेवल पर ओबीसी नाम से आरक्षण देंगे। जब उनकी सरकार जो है 77 में बनी, तो मधेपुरा का एक एमपी था मंडल साहब। मंडल साहब को वो अध्यक्ष बनाए और पूरा इंडिया में कहे कि आप पूरा इंडिया में देखिए कितने जाति हैं जिसको आरक्षण का सुविधा दिया जा सकता है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके 3771 जाति को खोज निकाला। उन्हीं के नाम पे शायद मंडल आयोग है, उन्हीं के नाम से मंडल कमीशन हुआ। और जब तक उनकी सरकार जो है टूट गई और वो लागू नहीं हो सका, बाद में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उनका एजेंडा ही था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मंडल आयोग लागू करेंगे। और जैसे वीपी सिंह की सरकार बनी, उन्होंने मंडल आयोग लागू किया, मगर पूरे हिंदुस्तान के फॉरवर्ड खास करके यूपी, बिहार और गुजरात वगैरह में इनका बहुत जमकर विरोध हुआ। और हम लोगों को याद है कि उस वक्त 35 स्टूडेंट जो है अपने आप को आत्मदाह कर लिया कि ये आयोग ये जो है लागू नहीं हो। अच्छा। मगर फिर भी वीपी सिंह अडिंग था कि नहीं, इसको हम लागू करके रहेंगे। जब देखा कि अब इधर से कोई लाइन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया जिसका नाम इंद्र स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। उसमें ये लोग कहा कि मंडल आयोग गलत आ गया है, इसको हटाया जाए, क्योंकि बहुत सा फॉरवर्ड जाति को इसमें घुसा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट उसका समीक्षा किया। समीक्षा के बाद पाया कि हाँ, कुछ जाति इसमें गलत घुसा है। इसके लिए पूरा कमीशन को नहीं डिजोल्व किया जा सकता है, कमीशन में रिवाइज किया जा सकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने आदेश दिया कि आप सेंट्रल बैकवर्ड कमेटी बनाइए और हर स्टेट में स्टेट बैकवर्ड कमेटी बनाइए और देखिए कि कौन ऐसी जाति है जो गलत ढंग से घुस गया है, उनको एक्सक्लूड कर दीजिए, निकाल दीजिए। और बहुत ऐसी जाति जो उस वक्त नहीं मंडल आयोग में आ सका, उनको आप इंक्लूड कर दीजिए। तो ये इंक्लूड वाली बात सुन करके हम लोगों को एक लगा कि नहीं, एक मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हम लोग पटने में एक पढ़ाई के दौरान में ही तैयारी कर रहे थे। हम लोग यूपीएससी बीपीएससी वो सबका, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हम वहीं इंदौर में मेन एग्ज़ाम दे रहे थे कि पेपर में हम देखे कि सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन बनाने का सरकार का निर्णय आया है। तो हम पटना आए और तमाम लड़कों को बैठा करके इकबाल हॉस्टल, जो भी लॉज वगैरह हर जगह गए, लोगों को कहे कि भाई इस तरह का मामला है। अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को पहले तो सबको जोड़ना चाहे हम लोग, क्योंकि उससे पहले पुकार युद्ध फ्रंट बनाए थे। हम लोग सोचे कि इस इलाके में जो भी मुस्लिम है सब बैकवर्ड है, उसमें सुजापुरी हो, गुल्हैया हो या शेरशाबादी हो। शेखड़ा को तो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था। अच्छा। तो ये 3 बिरादरी हम लोग इस इलाके के थे, तो इसलिए सोचे थे कि तीनों को मिलेगा। और न्यू सैक कह करके एक संगठन हम लोग बनाए जो 2-3 महीना रहा, मगर कई पॉलिटिकल लोग और कई जानने वाला बोला कि नहीं, न्यू सैक कह करके आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जब भी आरक्षण मिलेगा अपनी कम्युनिटी के नाम से। तब हम लोग देखे कि हम लोग कुल्हैया कह करके बहुत मशहूर है और हम लोग का 300-400 साल का इतिहास भी बिहार में है। तो इसके नाम से हम लोग जब कमीशन में गए, कमीशन में एप्लीकेशन दिए, उस वक्त एक मुस्लिम ही अली अहमद साहब चेयरमैन थे, जस्टिस अली अहमद साहब, उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि देखिए आपको जो है
कोई गवर्नमेंट गजट दिखाना होगा जिसमें कि कुल्हैया का बाजाब्ते जिक्र है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग निकाले तो देखे कि वो 50-100 साल का मांग रहा है, हमारे पास 2-2 साल 250-250 साल का था। तो ये सारा चीज़ दिखाए उनको, तो वो बेचारे बहुत खुश हुए, बोला कि आपको कोई अब रोक नहीं सकता। उस सिलसिले में फिर वहाँ से बात बनी। बात बनने के बाद फिर जाबिर हुसैन साहब उस वक्त अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे, उनसे मिले तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि ऐसे ऐसे करके आरक्षण मिलेगा। इससे पहले जैसे यादव लोग यादव रैली करता है, कुर्मी लोग कुर्मी रैली करता है, आप जो भी है अररिया में एक कुल्हैया रैली कीजिए ताकि वहाँ के लोगों में मोटिवेशन हो और वो देखे कि हाँ हमारे ग्रुप में कोई आरक्षण मांग रहा है तो आपको फील्ड सपोर्ट मिलेगा। तो अररिया में हम लोग 94 में जो है एक कुल्हैया रैली किए और वो रैली बहुत सफल हुआ। अच्छा। उससे इलाके में भी मोटिवेट हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों के लिए कमीशन जो है इंक्वायरी कराया। इंक्वायरी कराने के बाद उस वक्त उनको लगा कि ये डायरेक्ट ईबीसी पे नहीं जा सकता है, इसलिए बीसी का हम लोगों को बैकवर्ड का हम लोगों को 4 सितंबर 1996 को नोटिफाई किया। उनके बाद फिर हम लोग सेंटर में लगे। सेंटर के लिए जो है हम लोग वहाँ एप्लीकेशन दिए सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन में ओबीसी के लिए। फिर वहाँ से चिट्ठी आया, फिर हम लोग उसको भर के दिए, उसके जो परफॉर्मा था भरने के बाद फिर पटना में विश्वेश्वरैया भवन में एक हियरिंग हुई। हियरिंग में हम लोग गए, बाजाब्ते हियरिंग में तमाम डॉक्यूमेंट देखा, सारा चीज़ जांच पड़ताल किया और बिहार का रिक्वायरमेंट को देखते हुए 6 दिसंबर 1999 को सेंट्रल गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हम लोगों को आरक्षण दे दिया। पूरे हिंदुस्तान का 26 जाति को आरक्षण था और बिहार के 3 जाति का था, जिसमें कुल्हैया बिरादरी, सुजापुरी और नागर था। अच्छा। तो सेंटर में मिल गया। सेंटर में मिलने के बाद फिर हम लोग जो है देखे, वेट एंड वॉच के थ्योरी पर रहे कि देखें बीसी से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। बीसी से हमारे लड़कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने लगा, क्योंकि कुर्मी और यादव और बनिया वगैरह बहुत ही पढ़ा लिखा कम्युनिटी था। बीपीएससी वगैरह में ना के बराबर हमारे आदमी आने लगा, तो तब हम लोगों को मजबूर होना पड़ा कि न ईबीसी के लिए लड़ाई लड़ना है। तब 2009 में ईबीसी में हम लोग एप्लीकेशन दिए। वहाँ से भी कुछ मामला आगे बढ़ा, मगर उसके चेयरमैन जो तांती साहब थे वो रिटायर कर गए। उनके बाद फिर हम लोग 2012 में एप्लीकेशन दिए। उस वक्त धर्मपाल सिन्हा एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के थे, उनके नेतृत्व में बना था, उनके इसमें दिए। तो वो फिर छानबीन किया, कमीशन भेजा। कमीशन भेजने के बाद तब वो जो हम लोगों को ईबीसी, हाँ ईबीसी में जो है 2014 को 24 फरवरी 2014 को जो है ईबीसी में दे दिया। अच्छा सर, रिजर्वेशन तो आपको मिल गया सर। अभी मैं आपका रिजर्वेशन जो आप 1992 या 93 को जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे, तो उसमें आपने बाकायदा पूरा एक लिस्ट लिखा है कि कितने डॉक्टर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं। उसमें एक भी आईएएस नहीं था सर। आईपीएस शायद एक था, बीपीएससी में शायद 5 लोग थे। अभी क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन की वजह से कुछ फ़ायदा हुआ है सर आपकी कम्युनिटी? अभी तो बहुत फ़ायदा हुआ है। जो उस वक्त हम कहते थे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में हमारे बिरादरी के सिर्फ एक आईपीएस थे, अभी आईपीएस, आईएएस और एलाइड मिला के अभी 9 आदमी हैं अभी। जी जी, मौजूदा टाइम सीमांचल में, पूरा सीमांचल में ये दोनों तीनों जिला से मिला करके 9 आदमी हैं, जिसमें 2 आईएएस है, 6 एलाइड है, 2 आईपीएस है। बिल्कुल, 5 एलाइड हुए, 2 आईपीएस हुए, 2 आईएएस हो गए सर। अच्छा सर, एक बात, उनके बाद बीपीएससी वगैरह में, जुडिशरी वगैरह में हर जगह बेनिफिट हो रहा है। टीचर में, जनरल में अभी जो हुआ है, लेडीज के लिए 63 पर हुआ है, जेंट्स के लिए 67 पर हुआ है, मगर आरक्षण में हम लोगों के लिए जो है 37-38 तक हुआ है। तो फ़ायदा हो गया सर, बहुत फ़ायदा। 2530 नंबर का हुआ है। एपीओ का रिजल्ट आया, जो 3-4 हमारे बिरादरी का आया, सब ईबीसी में आया। और जनरल में 444 था, ओबीसी में 385 का कट ऑफ था। जुडिशरी का अभी आरक्षण आया है, जनरल में 535 था, ईबीसी में जो है 445 था। तो हम लोगों के पीरियड में 2 नंबर 3 नंबर से छूट रहा है। अभी तो 70 नंबर 80 नंबर बोनस मिल रहा है। बोनस मिल रहा है ना सर? अच्छा ठीक है सर, एक बात है, कई सारे लोग जो है आरक्षण के खिलाफ भी हैं
तो उस पर बात नहीं करेंगे। आपकी उस पर क्या राय है कि क्या आरक्षण की वजह से क्या जो टैलेंट है क्या उसकी कमी हो जाती है क्या? क्योंकि आप आरक्षण के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण के लिए टैलेंट में असल होता नहीं है कि लोगों का एक कहना है, अगर थोड़ा बहुत टैलेंसी की कमी भी हो जाए तो डेमोक्रेसी है, सबको फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। और आप उसको ट्रेंड कीजिए। आपके पास जो भी ऑफिसर जाता है, ऐसा कोई इंडिया में कोई ऑफिसर नहीं आया है कि जो आरक्षण से गया है तो बहुत ही फेलियर हो गया है, जो डायरेक्ट गया है तो बहुत सक्सेस हुआ है। जो घूस लेने देने वाला है तो वो डायरेक्ट मतलब जनरल कोटे से भी है, वो भी बर्बाद हुआ है, बदनाम हुआ है। जो आरक्षण कोटे से किया है वो भी बदनाम हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंसी का नहीं आता है। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताइए, आपने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है सर, आपको लगता है कि कम्युनिटी की तरफ से जो रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए आपको सर, वो मिला है सर? रिकॉग्नाइजेशन का दो तरह की बात है। एक तो यह है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो हम लोग उस थ्योरी पर हैं कि चलो भाई जिस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले, वो नहीं उनके सांस उनका कोई नस्ल याद रखेगा। हाँ, मगर जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए जो और बिरादरी में मिलता है उसको हमारे यहाँ नहीं है। तो कभी दुख नहीं होता सर कि इतना काम हमने किया, 1990 के दशक से हम लगे हुए हैं, हम बीपीएससी या यूपीएससी या मध्य प्रदेश जो पीसीएस है उसकी तैयारी कर रहे थे। उस समय मेरे जहन में ये बात आई कि मेरे कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना है। अगर उस समय हो सकता है कि आप ये ना करके कुछ और कर रहे होते तो शायद कहीं और होते। कहीं दुख नहीं होता सर? नहीं, दुख तो नहीं होता है। बहुत कभी कभी गांधी जी से और ऐसे नेता से बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि उन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर अपने बच्चे को इंडिया में भी नहीं रखा कि हमारा नाम ना बेच के खाए। तो उन लोगों से एक प्रेरणा मिलता है और अपने आप को खुशी मिलता है। कभी कभी हम तो अपने आप को कहते हैं कि इस 15 लाख 20 लाख आबादी में अगर ऊपर वाला हमको चुना तो हमसे खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी में होंगे, ऐसे लोग अगर हमारे समाज में होंगे तो समाज की भलाई लाजमी है और समाज की भलाई होगी भी। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जब उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए, जो उनको जिस तरीके से एक समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन सर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पूरी कहानी बताई, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।